गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। ठीक, तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ चुका है कि ट्रांसक्रिप्शन किसको कह रहे हैं बेटा, कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक, तो जो डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्राइब होगा। ठीक, तो क्या सिंथेसिस करेगा बेटा, ये एमआरएनए। और एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है तो ये क्या बनाता है बेटा, प्रोटीन। ठीक, तो डीएनए से एमआरएनए सिंथेसिस होने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा था। तो जितना इजी बेटा प्रोकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन है, उतना ही कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन है किसका, यूकैरियोटिक का। तो सबसे पहला डिफरेंस कि जो प्रोकैरियोटिक है बेटा, ठीक, कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोकैरियोटिक में जो पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक, पॉलीमराइजेशन के लिए, तो प्रोकैरियोटिक में एक ही पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी बेटा, एक ही प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा, कितने एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी हमको, 3 पॉलीमरेज एंजाइम की। ठीक, 3 प्रकार के आरएनए हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। तो तीनों आरएनए के सिंथेसिस के लिए हमको 3 पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पॉलीमरेज एंजाइम। तो पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड एंड पॉलीमरेज थर्ड, ये 3 एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं किसमें बेटा, यूकैरियोटिक में। ठीक, तो जो पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम होता है, ठीक, वो पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम किसका सिंथेसिस करेगा, ये सिंथेसिस करता है आरआरएनए का। ठीक, यानी जो राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस किससे हो रहा है, पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम से। जबकि पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम जो होता है, तो ये सिंथेसिस करता है किसका, एमआरएनए का। यानी जो मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस किससे हो रहा है बेटा, पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम से। ठीक, जबकि पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है, पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम सिंथेसिस करते हैं किसको, टीआरएनए को। ठीक, जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं बेटा, तो ये राइबोसोमल आरएनए में तीनों टाइप्स के इसमें आरएनए भी, ठीक, कि 20S आरआरएनए, ठीक, 18S आरएनए और 5.8S आरएनए। ठीक, ये सब प्रकार के जो आरएनए हैं, ये किससे सिंथेसिस होंगे बेटा, पॉलीमरेज फर्स्ट से। जबकि हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है किसकी बेटा, हमको एमआरएनए का सिंथेसिस कराना है। तो एमआरएनए का सिंथेसिस कौन कर रहा है, पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम। तो हमको यहाँ पे फोकस करना है किस एंजाइम पे बेटा, पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम पे। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, तो ये राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है, पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, पॉलीमरेज थर्ड जो है, तो ये टीआरएनए का सिंथेसिस करता है। क्लियर है बेटा इतना। अब इसके बाद कि हमको यूकैरियोटिक का जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, तो इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए
हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम एक बार रिक्वायरमेंट पे ध्यान दे ले पहले बेटा। ठीक, क्या रिक्वायर्ड होगा? फर्स्ट तो बेटा हमको पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। ठीक, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो गई? पॉलीमरेज। सेकेंड, ठीक, पॉलीमरेज सेकेंड की रिक्वायरमेंट है बेटा। दूसरी रिक्वायरमेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ से क्या है बेटा? ये है ना, तो जो पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ हो रहा है, ठीक, इस पॉलीमरेज एंजाइम को पॉलीमराइजेशन के लिए कुछ जनरल टाइप्स के फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो ये कुछ प्रोटीन फैक्टर हैं जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक, तो इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है किसको बेटा? पॉलीमरेज एंजाइम को। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 6 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक, इसको हम लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ठीक डी, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच। ठीक है बेटा, तो ये 6 टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड होंगे किसको? पॉलीमरेज एंजाइम को पॉलीमराइजेशन के लिए। तो ये 6 टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड है बेटा। इसमें थर्ड रिक्वायरमेंट है हमको एलोंगेशन फैक्टर। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अलावा हमको लगेंगे क्या? एलोंगेशन फैक्टर। तो ये एलोंगेशन फैक्टर जो हैं, तो ये भी 2 टाइप के हैं बेटा। एक है TFEB और दूसरा है TF सेकेंड S। ठीक, ये 2 प्रकार के एलोंगेशन फैक्टर हैं। ठीक, जिसमें से ये जो है बेटा TFEB, ठीक, ये एक काइनेज प्रोटीन है। ये क्या है? काइनेज प्रोटीन, जिसका काम क्या है बेटा? फास्फोराइलेशन का। ठीक, तो ये क्या करता है? फास्फोराइलेशन। ठीक, तो TFEB एक काइनेज प्रोटीन है जो फास्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि TF सेकेंड जो एलोंगेशन फैक्टर है, इसका जो फंक्शन है बेटा, तो ये mRNA के एलोंगेशन को क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। यानी कि जो एलोंगेशन की जो प्रोसेस होगी कि जब mRNA का सिंथेसिस होगा और जो चेन का एलोंगेशन होगा तो उनको इंक्रीज़ करने का काम करेगा। ठीक, तो इसका काम क्या है? इंक्रीज़ एलोंगे ऑफ mRNA। ठीक, कि जो एलोंगेशन होगा किसका? mRNA का, तो उसको इंक्रीज़ करने का काम होगा किसका? TF सेकेंड S का। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के एलोंगेशन फैक्टर इसमें रिक्वायर्ड होंगे आपको।
ठीक। इसके अलावा कुछ टर्मिनेशन फैक्टर, ठीक, हम टर्मिनेशन फैक्टर भी देख लो आप। फोर्थ रिक्वायरमेंट किसकी बेटा? टर्मिनेशन फैक्टर, ठीक। तो ये जो टर्मिनेशन फैक्टर हैं, तो टर्मिनेशन फैक्टर यानी ऐसे फैक्टर जो mRNA का जो सिंथेसिस हो रहा है उसको टर्मिनेट कर दे, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? टर्मिनेशन फैक्टर। ये टर्मिनेशन फैक्टर भी बेटा CSTF, ठीक, ये एक है। दूसरा है CPSF, ठीक, ये टर्मिनेशन फैक्टर है। CSTF मीन्स क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक। ये क्या है बेटा? क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक, जिसको हम लिख रहे हैं CSTF। ये एक टर्मिनेशन फैक्टर है। इसी प्रकार से है CPSF, ठीक, यानी कि क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म है बेटा क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ठीक। तो ये बेटा इतने प्रकार के हमको फैक्टर रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा हमको जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे बेटा, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमको कुछ प्रमोटर रीजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो प्रमोटर रीजन इसमें क्या होगा बेटा? इसमें जो प्रमोटर रीजन है, तो मेन प्रमोटर रीजन है टाटा बॉक्स, ठीक। तो प्रमोटर रीजन की लेंथ को या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें और भी कुछ प्रमोटर रीजन में, ठीक, और कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे काट, ठीक, CAAT रीजन। इसके अलावा GC रीजन, ठीक। तो टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, ठीक, GC, तो ये सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होंगे किसमें? प्रमोटर रीजन में, ठीक। इसके अलावा टर्मिनेशन सिग्नल होते हैं बेटा। टर्मिनेशन सिग्नल हैं AAUAA, ठीक। तो ये क्या है? टर्मिनेशन सिग्नल है, ठीक। तो अब हम देखते हैं बेटा इसकी मैकेनिज्म, ठीक, कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म के लिए यूकेरियोटिक में अब हम ट्रांसक्रिप्शन, तो बेटा ये सब चीज़ें आपने देख ली कि यूकेरियोटिक में 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें से पॉलीमरेज फर्स्ट RRNA का, पॉलीमरेज सेकंड mRNA का, पॉलीमरेज थर्ड tRNA का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट में है पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये 6 टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ठीक। इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में सबसे लार्ज यूनिट होती है बेटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H की, ठीक। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो H है, ठीक, ये सबसे लार्ज यूनिट है, ठीक, जो 2 पार्ट से बनी होती है। पहली यूनिट होती है, यानी कि पहला पार्ट इसका जो होगा ये 2 यूनिट का होगा, ठीक। ये सबसे बड़ा है। कौन? ये प्रोटीन या जो फैक्टर हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H जो है, तो ये सबसे बड़े फैक्टर हैं, जिसकी जो 2 यूनिट्स होंगी, ठीक, यानी ये टोटल 9 यूनिट से मिलके बना हुआ है। कौन? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H 9 यूनिट से मिलके बना है, जिसकी 2 यूनिट्स जो है, तो ये ATPase
एक्टिविटीज़ करती है, ठीक। 2 यूनिट क्या फंक्शन करेगी बेटा, ATPase एक्टिविटीज़, ठीक। जबकि इसकी जो अदर जो 7 यूनिट्स बच जाती है, ठीक, कि जो रिमेनिंग 7 यूनिट्स हैं, तो वो 7 यूनिट्स क्या फंक्शन करेगी, काइनेज एक्टिविटीज़, ठीक। ये क्या करेगी, काइनेज एक्टिविटी, ठीक। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लो, ATPase एक्टिविटी यानी कि ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब जुड़ता है तो ATP का सिंथेसिस करता है, ठीक। तो ATP का सिंथेसिस जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ATPase एक्टिविटी। काइनेज एक्टिविटी मीन्स कि जब ATP ब्रेक डाउन होगी, ATP टूटेगी, ठीक, और उससे फॉस्फेट ग्रुप जो रिलीज़ होगा, वो फॉस्फेट ग्रुप अगर किसी सबस्ट्रेट पे ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेज एक्टिविटी, ठीक। जैसे कि काइनेज एक्टिविटी आपने पढ़ी है बेटा ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कि ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल जोड़ता है, तो ATP टूटती है और फॉस्फेट जाके जुड़ता है किससे, ग्लूकोज से, तो वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसी क्या होगी, वैसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कह रहे हैं, काइनेज एक्टिविटी, ठीक। तो जो H है ये 9 यूनिट से मिलके बना हुआ है, 2 यूनिट ATPase एक्टिविटीज़ करती है और रिमेनिंग 7 जो यूनिट्स हैं वो क्या करती है, काइनेज एक्टिविटी, ठीक बेटा। तो यह थी आपकी रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम इसका पढ़ते हैं कि मैकेनिज़्म कैसी होगी इसकी, ठीक। तो अब हम मैकेनिज़्म देखें, तो मैकेनिज़्म के लिए बेटा इसको हटा दूं मैं ज़रा, ठीक। तो अब आप मैकेनिज़्म देखें, तो सपोज़ कि ये एक डबल स्ट्रैंड DNA है, ठीक बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं अब इसकी मैकेनिज़्म, ठीक, किसकी, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। तो मैकेनिज़्म में ये डबल स्ट्रैंड DNA है बेटा। इस डबल स्ट्रैंड DNA में भी एक प्रमोटर रीजन होगा, एक ट्रांसक्रिप्शन रीजन होगा और एक क्या होगा बेटा, टर्मिनेशन रीजन, ठीक। तो सपोज़ कि यहाँ पे इसका प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है, ठीक, ये प्रमोटर रीजन, ठीक। ये इसका हो गया ट्रांसक्रिप्शन रीजन बेटा, ये जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये हो गया क्या, टर्मिनेशन रीजन, ठीक। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, प्रमोटर, ये हो गया प्रमोटर रीजन, ये हो गया बेटा ट्रांसक्रिप्शन रीजन, देन टर्मिनेशन, ठीक। ये मान लीजिए हम 3 पार्ट में इसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो इसका प्रमोटर रीजन होता है बेटा, इस प्रमोटर रीजन को हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स, ठीक। टाटा बॉक्स क्योंकि इसमें जो इस प्रमोटर में जो सीक्वेंस होंगे वो क्या होंगे, TA, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रमोटर रीजन को टाटा बॉक्स, ठीक। तो इसको हमने लिख दिया TA। ये क्या है बेटा, टाटा बॉक्स, ठीक। इसके पहले और भी प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे CAAT, ठीक। इसके अलावा और भी रीजन है इधर, ये सब प्रमोटर रीजन के हैं बेटा, ठीक। इसके अलावा होंगे GC रीजन, ठीक। ये तो ये सब बेटा प्रमोटर की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं ये, ठीक। तो जो ये सब प्रमोटर जीन है ये बेटा, ठीक। तो प्रमोटर का काम क्या होता है बेटा कि प्रमोटर रीजन पे पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड होता है। ये हमने यूकैरियोटिक में भी पढ़ा, प्रोकैरियोटिक में भी पढ़ा था।
तो ये जो टाटा बॉक्स है बेटा, इस टाटा बॉक्स में ठीक किसको आके बाइंड होना चाहिए? पॉलीमरेज एंजाइम को। पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम डायरेक्ट बाइंड नहीं हो पाता है। किससे? टाटा बॉक्स से। तो टाटा बॉक्स से यानी कि प्रमोटर रीजन से पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने अभी इसके पहले पूरे 6 फैक्टर पढ़े हैं बेटा, ठीक। यानी हमने इसके पहले पूरे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, तो 6 टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमने पढ़े। तो सबसे पहले यहाँ पे आके बाइंड होता है बेटा, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम कैपेबल नहीं है किससे? टाटा बॉक्स से बाइंड होने के लिए। तो इस टाटा बॉक्स से बाइंड होने के लिए कैपेबल नहीं है कौन? पॉलीमरेज एंजाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे आके बाइंड होता है बेटा कि जो फैक्टर है अपना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी आके बाइंड होगा, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या बाइंड हो गया बेटा? डी। ये कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, ठीक। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी है, इसी की एक सब यूनिट होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक। तो यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी है, ये आके बाइंड होगा, ठीक। तो ये जो है बेटा TBP लिखा है मैंने, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक। तो ये प्रोटीन बाइंड होगा टाटा बॉक्स से और फिर इससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी अटैच है, ठीक। ये हो गया बेटा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या हुआ? आके बाइंड हुआ है अभी। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी बाइंड हुआ। डी बाइंड होने के बाद ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी है, ये अन्य टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड होने में हेल्प करेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे आके बाइंड होगा बेटा, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक यहाँ आके बाइंड हुआ, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ आके बाइंड होगा, ठीक। तो ये है बेटा, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, ठीक। ये जो बाइंड हुआ है, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, ठीक। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की 3 यूनिट आके बाइंड हो गए बेटा। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी आके बाइंड हुआ, फिर ए, फिर बी, ठीक। तो ये जो बी सब यूनिट बाइंड हुई है बेटा, ये बी सब यूनिट जो पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम, ठीक, उसको प्रमोट करेगी। किस चीज़ के लिए? बाइंडिंग के लिए। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ आके बाइंड होगा, तो पॉलीमरेज एंजाइम को भी बाइंड करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा कौन? इसकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ की हेल्प से पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ आके बाइंड होगा, ठीक। तो पॉलीमरेज एंजाइम एफ है बेटा एक, वो सॉरी, ये पॉलीमरेज एंजाइम सेकेंड, ठीक है बेटा। ये क्या आके बाइंड हो गया यहाँ पे? पॉलीमरेज सेकेंड। तो इस पॉलीमरेज सेकेंड को बाइंड करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पे? ये, यानी इस पॉलीमरेज एंजाइम को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी से बाइंड करना है। तो ये बाइंड करने के लिए ये एक फैक्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है बेटा, ये वाला, ठीक। ये फैक्टर का नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, ठीक, एफ। ये कौन सा है बेटा? एफ,
तो पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F बाइंड होगा और वो F की हेल्प से B से अटैच होगा या B से बाइंड होगा। ठीक, तो 4 प्रकार के यहाँ पे फैक्टर आके जुड़ गए। और ये क्या है बेटा, ये है पॉलीमरेज सेकेंड, ये है पॉलीमरेज सेकेंड। ये पॉलीमरेज सेकेंड आके बाइंड हुआ। अब पॉलीमरेज सेकेंड बाइंड होने के बाद अब 2 फैक्टर और आके जुड़ेंगे बेटा। तो अब 2 कौन कौन से बढ़ गए बेटा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड E एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H जो है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये क्या करेगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन रीजन है उसकी अनवाइंडिंग करेगा। क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा। ठीक, तो अनवाइंडिंग के लिए और ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए, ठीक, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब उस H को आके बाइंड होना है किससे, पॉलीमरेज एंजाइम से। तो वो H डायरेक्ट आके इससे बाइंड नहीं हो सकता, तो उसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E उसकी हेल्प करेगा। ठीक, तो सबसे पहले आके बाइंड होगा कौन बेटा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E। ठीक, यानी कि सेकेंड E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड E आके बाइंड होगा। अब इस E से आके जुड़ेगा कौन बेटा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H। ठीक, ये तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना बेटा पूरा, ठीक, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है यानी कि ये पॉलीमरेज एंजाइम हो गया। इस पॉलीमरेज एंजाइम से बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है ये एंजाइम और प्रोटीन का पूरा कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हैं बेटा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये जो फैक्टर है यहाँ पे H, ठीक, तो ये जो फैक्टर H है बेटा, ये फैक्टर H एक हेलिकेज एंजाइम की तरह वर्क करेगा। यानी कि ये इसको, इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं उनको तोड़ के एक बबल का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होना है ट्रांसक्रिप्शन रीजन में, तो उस ट्रांसक्रिप्शन रीजन में अनवाइंडिंग कर देगा। ठीक, और ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस बेटा इनिशिएशन की प्रोसेस कहलाई। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन कितने पार्ट में हो रहा है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक, तो इनिशिएशन में ये कॉम्प्लेक्स बना, क्या, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद बेटा एलोंगेशन की प्रोसेस आएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप थी इनिशिएशन। ठीक, सेकंड क्या है बेटा, एलोंगेशन। ठीक, सेकंड स्टेप क्या आएगी, एलोंगेशन। तो एलोंगेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि ये जैसे पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, ये बेटा, ठीक, ये यहाँ पे हमारा टाटा बॉक्स था बेटा, ये यहाँ पे इस रीजन में। ठीक, कौन सा बॉक्स था, टाटा बॉक्स। इस टाटा बॉक्स पे पूरे कॉम्प्लेक्स बने हुए थे, किसका, पॉलीमरेज एंजाइम के साथ। ठीक,
यहाँ पे हमारा ये पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। इसके अलावा ये हो गया बेटा एक फैक्टर, ये हो गया एक फैक्टर, ये हो गया, ठीक। ये था फैक्टर आपका ई, ये था फैक्टर एच, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें बाइंड थी, जैसे ये था बेटा आपका डी, डी के साथ बाइंड था क्या, ए, बी और एफ, ये सब बाइंड थे, ठीक। मैं इसको शार्ट में लिख दूँ। ये आपका था बेटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, ये था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच, ठीक। तो इस एच ने क्या किया बेटा, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन बॉन्ड थे इनको खोल दिया, ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये बबल शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। ये ठीक। तो बेटा यहाँ पे जिस स्टैंड का ठीक ट्रांसक्रिप्शन होना है, उस स्टैंड को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, टेम्पलेट स्टैंड। ये टेम्पलेट स्टैंड हो गए और इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, ठीक। ये इसका थर्ड प्राइम, ये फिफ्थ प्राइम, ये थर्ड प्राइम और ये फिफ्थ प्राइम, ठीक है। वैसे इसमें भी बना लो, ये फिफ्थ प्राइम, ये थर्ड प्राइम, ये फिफ्थ प्राइम, ये थर्ड प्राइम। तो अब एमआरएनए का जो सिंथेसिस होता है बेटा, एमआरएनए का जो सिंथेसिस होगा तो वो किधर से किधर होगा बेटा, फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम, ठीक। एमआरएनए का सिंथेसिस किस दिशा में होगा, फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम, ठीक। तो अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की क्या हो गई, स्टार्टिंग हो गई बेटा, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग हो गई थी और ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए एलोंगेशन करेगा, ठीक। देखो ये पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम, ठीक। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच ने पूरी बॉन्डिंग को खोल दिया। ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, इसने पॉलीमराइजेशन किया और क्या किया, एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे इसका ये एमआरएनए की चेन जो है तो ये ग्रो करते जाएगी, ठीक। तो जब ये अपने साइज़ में इंक्रीज़ होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलोंगेशन की प्रोसेस। तो ये जो एमआरएनए है ये फिफ्थ टू थर्ड डायरेक्शन में, ठीक, ये इंक्रीज़ हो रही है इस दिशा में बेटा, ठीक। ये क्या है, ये एमआरएनए। तो ये एमआरएनए का सिंथेसिस हो गया, ये प्रोसेस कहलाएगी एलोंगेशन, ठीक। तो पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम की प्रेजेंस में ये एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ। अब ये जब एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा बेटा, और ये जो एमआरएनए है, ठीक, ये 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन, ठीक। कितने न्यूक्लियोटाइड बेटा, 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड लंबी एमआरएनए की चेन का जब सिंथेसिस कर लेगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना कि जब ये पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ है, तो इस एमआरएनए की 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड लंबी चेन का जब सिंथेसिस कर लेगा, तब ये जो फिफ्थ एंड है बेटा, ये फिफ्थ एंड है, फिफ्थ प्राइम है, इस फिफ्थ प्राइम पे, ठीक,
फिफ्थ प्राइम कैपिंग होगी। कैपिंग मीन्स कि यहाँ पे इसके फिफ्थ एंड पे, ठीक, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट को जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा बेटा? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट को वहाँ पे जो जोड़ा जाएगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग की प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ पे फिफ्थ एंड क्या होगी? कैपिंग होगी। ठीक, तो फिफ्थ एंड कैपिंग के लिए बेटा यहाँ पे कुछ एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे। ठीक, फिफ्थ एंड कैपिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसके जो फिफ्थ एंड है बेटा, यहाँ पे ये 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक, इसके फिफ्थ एंड पे क्या है? ट्राईफॉस्फेट है। किसके? mRNA के। तो सबसे पहले बेटा यहाँ के एक फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए, ठीक, RNA फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा इसको फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा। ठीक, किसके द्वारा? RNA ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक, RNA ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा ये जो ट्राईफॉस्फेट था तो एक फॉस्फेट को यहाँ से निकाल दिया गया बेटा। ठीक, अब इसके बाद ग्वानोसिन, ठीक, या ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंट में, किसकी प्रेजेंट में बेटा? ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंट में यहाँ पे ग्वानिन को जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा? ग्वानिन मोनोफॉस्फेट को। ठीक, किस एंड पे बेटा? यहाँ पे। तो किस एंजाइम की हेल्प से जोड़ेंगे अब हम? ग्वानाइल, ठीक, ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक, तो ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे किसको जोड़ दिया जाएगा? अब ग्वानिन को। ठीक, ग्वानिन को जोड़ दिया हमने। देखो ये पहले 3 फॉस्फेट था, यहाँ से एक फॉस्फेट को रिमूव किया किसके द्वारा बेटा? RNA ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा। तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट बचे हुए थे। ठीक, अब ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंट में, ठीक, किसकी प्रेजेंट में? ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंट में हम किसको जोड़ेंगे? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट को। यानी कि ये किस फॉर्म में जुड़ेगा बेटा? ये यहाँ पे देखिए आप, ये ग्वानोसिन है और ये एक फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट है। तो जब ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ये 2 फॉस्फेट से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एक फॉस्फेट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये ग्वानिन। ठीक, तो मैं अब उंगली हटा देता हूँ तो ये तीनों फॉस्फेट हो गए। ये आ गया बेटा ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहले ये जो mRNA की चैन थी, mRNA के फिफ्थ एंड पे ट्राईफॉस्फेट थे ये ट्राईफॉस्फेट। इस ट्राईफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को रिमूव करना है हमको, तो हमने किसका यूज़ किया? RNA ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम का। तो ये कितने बचे? 2 फॉस्फेट बचे। अब उसके बाद ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से हमने किसको जोड़ा बेटा? ग्वानिन फॉस्फेट को। तो ये किस फॉर्म में आ गया? फिर इस फॉर्म में। ठीक, इसके फिफ्थ एंड पे क्या आ गया? ग्वानोसिन। अब यहाँ हम तीसरा एंजाइम यूज़ करेंगे बेटा। ठीक, मिथाइल ट्रांसफरेज। किस, कौन सा? मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा बेटा? इस ग्वानिन पे मिथाइल ग्रुप को जोड़ देगा। ठीक, यानी कि CH3 ग्रुप को जोड़ देगा। तो ये क्या हो गया? मिथाइल ग्वानोसिन। ठीक, तो mRNA के फिफ्थ एंड पे मिथाइल ग्वानोसिन को जोड़ना
क्या कहलाता है बेटा, फिफ्थ एंड कैपिंग। ठीक, तो जैसे mRNA का एलोंगेशन हुआ, हमने क्या किए, ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहला रही बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ एंड कैपिंग। ठीक, ये फिफ्थ एंड कैपिंग की प्रोसेस है। ठीक, तो ये फिफ्थ एंड कैपिंग कर ली हमने कि फिफ्थ एंड पे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो ये कैपिंग हो गई बेटा। अब कैपिंग होने के बाद जैसी ये mRNA का सिंथेसिस, ठीक है बेटा, ये देखिए आप, अब ये mRNA का सिंथेसिस इधर आगे बढ़ रहा था बेटा, फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की तरफ। एलोंगेशन, जैसे एलोंगेशन होता है और 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड लंबी चेन का सिंथेसिस होता है, इसकी फिफ्थ एंड की कैपिंग की जाती है। फिफ्थ एंड की कैपिंग हम किसको कह रहे हैं कि इसके फिफ्थ एंड पे मिथाइल ग्वानोसिन को जोड़ना। ठीक, इन एंजाइम की हेल्प से, RNA ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम, ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से ये जोड़ दिया बेटा। अब जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जैसी सिंथेसिस आगे चल रहा है और जैसे यहाँ पे टर्मिनेशन सिग्नल अगर आ जाते हैं, ये टर्मिनेशन सिग्नल अगर इसको मिलते हैं AAU AA, ये इसमें टर्मिनेशन सिग्नल होंगे। ये क्या है बेटा, ये सब है टर्मिनेशन सिग्नल। ठीक, जैसी टर्मिनेशन सिग्नल आते हैं तो अब mRNA का टर्मिनेशन होगा। तो टर्मिनेशन के लिए मैंने आपको दो प्रकार के टर्मिनेशन फैक्टर बताए थे बेटा, एक था CSTF एंड था CPSF। ठीक, तो यहाँ पे अब आके जुड़ेंगे कौन, टर्मिनेशन फैक्टर। कहाँ पे, इस चेन से। तो यहाँ पे आके सबसे पहले जुड़ा बेटा, ये दोनों फैक्टर आके जुड़ गए, कौन, टर्मिनेशन फैक्टर। ठीक, तो ये टर्मिनेशन फैक्टर है आपका CPSF, कौन सा है, ये वाला। ठीक, और ये कौन सा है बेटा, CSTF। ये दोनों फैक्टर आके जुड़ गए, टर्मिनेशन फैक्टर। ठीक, तो ये जो CSTF है, ये क्या करेगा, इस चैन को यहाँ से तोड़ के अलग कर देगा। कौन अलग करेगा बेटा, CSTF, यानी कि क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक, तो देखो ये चैन अलग हो गई यहाँ से। ठीक, ये चैन टूट के अलग हो गई। तो अब हम mRNA को अलग बना ले बेटा। यहाँ दिखेगा आपको, ये सपोज ये mRNA अलग हो गया। ये क्या है बेटा, mRNA। ठीक, इस mRNA के फिफ्थ एंड पे क्या है, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, और ये ग्वानिन। ठीक, ये है इस पे। ठीक, ये फिफ्थ एंड है बेटा इसका, ये फिफ्थ एंड है। फिफ्थ एंड पे क्या है, ग्वानिन की केप है, ग्वानिन केप है। अब ये थर्ड एंड पे ये टूट के अलग हुआ है बेटा, ये CPSF। ठीक, जैसे ये चैन टूट के अलग होगी तो जो बेटा CSTF थे, ये जो फैक्टर थे, ये फैक्टर डिसोसिएट हो जाएंगे। इनका काम था इस चैन को तोड़ के अलग करने का, तो इनने क्या कर दिए, तोड़ के अलग कर दिए बेटा उसको। किसको, mRNA की चैन को टर्मिनेट कर दिया। तो mRNA की चैन को टर्मिनेट करने का काम किसका था बेटा, ये। ठीक, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इस फैक्टर ने इस चैन को यहाँ से टर्मिनेट करके अलग किया। जैसे टर्मिनेट किया, ठीक, तो क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या हो गए, अलग हो गए और ये डिसोसिएट हो जाएंगे। जबकि क्लीवेज एंड
पॉली एडेनाइल स्पेसिफिसिटी फैक्टर जो हैं तो ये mRNA से अटैच रहेंगे। ठीक, अब इनका फंक्शन क्या है बेटा, ये यहाँ पे अटैच है तो ये क्या करेंगे कि इसके थर्ड एंड पे, किसके, mRNA के थर्ड एंड पे लगभग 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड लंबी, ठीक, पॉली ए टेल, कौन सी टेल बेटा, पॉली ए टेल को जोड़ेंगे, क्योंकि देखो इसका नाम है क्लीवेज। ठीक, क्लीवेज एंड यानी कि ये तोड़ने का भी काम करता है, एंड पॉली एडेनाइल यानी कि पॉली यानी बहुत से एडेनाइल ग्रुप को, ठीक, स्पेसिफिसिटी फैक्टर यानी कि ये पॉली एडेनाइलेशन करेगा किसका, थर्ड एंड पे। तो ये यहाँ पे 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड लंबी पॉली ए टेल को जोड़ देगा, किस पे बेटा, थर्ड एंड पे। ठीक, तो थर्ड एंड का क्या हुआ, एडेनाइलेशन हुआ, तो इसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल। ये पॉली ए टेल किस में जुड़ी हुई है बेटा, थर्ड एंड पे। ठीक, तो ये mRNA का सिंथेसिस यहाँ तक कंप्लीट होगा। ठीक, तो बेटा ये था यूकेरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन में ये आपको पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। ठीक, अब ये mRNA में पॉली ए टेल जुड़ गई बेटा, तो ये मैच्योर mRNA नहीं है अभी, ये कैसा mRNA है, प्री मैच्योर mRNA है। ठीक, क्योंकि इसमें अभी यहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट है, कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक, यानी ऐसे पार्ट जो एक्सप्रेस होंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन। ठीक, एक्सप्रेस होंगे यानी कि जो अभी एक्सप्रेस होके अमाइनो एसिड या प्रोटीन बनाएंगे उस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, एक्सॉन। ठीक, तो इस प्री मैच्योर mRNA से इंट्रॉन पार्ट कट के अलग होंगे और एक्सॉन पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे मैच्योर RNA। यानी कि इसमें पार्ट होते हैं कैसे बेटा, एक्सॉन इंट्रॉन, ऐसे अल्टरनेट, एक्सॉन इंट्रॉन। तो एक्सॉन यानी कि जो अभी एक्सप्रेस होगा, इंट्रॉन यानी जो अभी एक्सप्रेस नहीं होगा, यानी कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये कोडिंग सीक्वेंस है, यानी जो किसी अमाइनो एसिड को क्या कर रहा है बेटा, कोड कर रहा है। तो एक्सॉन पार्ट यहाँ से कटेंगे, तो इसके जो कटने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। ठीक, क्या बोल रहे हैं बेटा, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के द्वारा एक्सॉन कटेंगे और आपस में जुड़ेंगे। ठीक, जैसे ये एक्सॉन ये पार्ट कट के अलग हुए और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक क्या बना लेगा, मैच्योर mRNA। ठीक, तो इस प्रकार से mRNA का सिंथेसिस होता है। ठीक, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप बैक करके देख लो 2-3 बार। ठीक, थैंक यू।